स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पे। जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए एक क्लास होने वाली है। ये हमारी क्लास पार्ट 7 है। ठीक है, इससे पहले जो भी क्लास है वो क्लास आप लोग ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से जाके आसानी से देख सकते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ या इससे पहले वाले जो भी क्लास है उसकी पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इस वेबसाइट से जाके आसानी से कर सकते हैं, www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने की भी सुविधा है। आप चाहे जितनी बार टेस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। चलो अब हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर विद्युत प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी की चार्जिंग को सीमित करता है? कौन सा उपकरण है जो वोल्टेज के चार्जिंग जो बैटरी के चार्जिंग के वोल्टेज को सीमित करता है? तो बैटरी के वोल्टेज को सीमित करने वाला डिवाइस आपका होता है चार्जर कंट्रोलर। क्या होता है? चार्जर कंट्रोलर। आपने ये देखा था कि ये सबसे ऊपर तो आपका लगा होता है पीवी अरे, है ना। इसके बाद क्या लगा होता है? इसके बाद लगा होता है आपका एमपीपीटी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। ठीक है, इसके बाद क्या लगा होता है? इसके बाद लगा होता है आपका चार्जर कंट्रोलर या फिर चार्ज कंट्रोलर, है ना। और इसके बाद क्या लगा होता है यार? इसके बाद आपकी लगी होती है यहाँ पे बैटरी कहिए या फिर इधर आपका कह सकते हैं इन्वर्टर। तो यही जो डिवाइस है चार्जर कंट्रोलर या चार्ज कंट्रोलर, यही डिवाइस काम करती है आपके वोल्टेज को सीमित करने के लिए। उस वोल्टेज को सीमित करती है जो बैटरी को चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चार्ज कंट्रोलर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो भाई, अब ये क्वेश्चन देख के इस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आंसर आप लोग टिक करना चाहिए। आप लोगों को कौन कौन आंसर टिक कर देगा इसको देख के कौन कौन आंसर इसका बता देगा तुरंत? भाई हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपसे कि एक हमारा क्या लगा हुआ है, सबसे पहले लगा होता है पीवी अरे के तुरंत बाद हम लोग लगाते हैं एमपीपीटी और एमपीपीटी के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? एमपीपीटी के बाद हम लोग चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर नहीं लगा हुआ क्योंकि ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में हम लोग चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाते हैं। जो हमारा स्टैंड एलोन सिस्टम होता है उसमें हम लोग चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं, या फिर जो हमारा हाइब्रिड होता है हाइब्रिड में भी हम लोग लगाते हैं, लेकिन ग्रिड कनेक्टेड में नहीं लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस होगा? यहाँ पे होगा आपका एमपीपीटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एमपीपीटी का फुल फॉर्म भी लिख लो। एमपीपीटी का फुल फॉर्म है आपका मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर या ट्रैकिंग, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। करेक्ट है? इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट करके तुरंत आगे बढ़ो। चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चलो भाई देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये जो टाइप दिया हुआ है, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर को देख के आप ये बताओ कि ये कौन सा ग्रिड है या कौन सा सिस्टम है यहाँ पे। भाई देखो मैं कई बार बोला हूं आपसे कि आप लोग जरूर फिगर और एब्रिविएशंस याद रखिए। ये दोनों चीज ऐसा है कि जो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ठीक है, तो फिगर आप लोग जरूर याद रखिए। फिगर नहीं याद रखेंगे काम नहीं होगा आपका। अभी मैं आपसे पीछे बताया ना कि ग्रिड कनेक्टेड में चार्ज कंट्रोलर सर्किट नहीं होता है, लेकिन जो आपका हाइब्रिड होता है हाइब्रिड में भी चार्ज कंट्रोलर लगता है, और जो आपका स्टैंड एलोन होता है स्टैंड एलोन में भी चार्ज कंट्रोलर लगा होता है। देखो ये क्या है, ये आपका है हाइब्रिड सिस्टम। ये क्या है भाई? हाइब्रिड सिस्टम। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैं ये बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि जो आपका हाइब्रिड होता है हाइब्रिड में या तो हम लोग एक काउंटर लगाते हैं, नहीं तो एक ऑक्सिलरी जनरेटर लगाते हैं, या फिर फंक्शनल जनरेटर लगाते हैं। ये कौन से जनरेटर है?
ऑक्सिलरी जनरेटर, ऑक्सिलरी जनरेटर, ठीक है। तो ऑक्सिलरी जनरेटर यदि दिख गया आपको सर्किट में तो उसको तुरंत मारिए आप हाइब्रिड, तुरंत मारिए कि वो आपका हाइब्रिड सिस्टम है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टाइक सेल का उद्देश्य क्या है। फोटोवोल्टाइक सेल का उद्देश्य क्या है यार। फोटोवोल्टाइक सेल का उद्देश्य, मेन उद्देश्य तो इसका यही है ना कि ये जो सौर ऊर्जा हमें मिल रही है उस सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज करे। क्योंकि फोटोवोल्टाइक सेल कहाँ पे लगी होती है, फोटोवोल्टाइक सेल सोलर पैनल पे लगी होते हैं और सोलर पैनल पे रेडिएशन, सोलर रेडिएशन पड़ती है। सोलर रेडिएशन जब पड़ती है तो वहां पे उस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके पीवी सेल जो होती है वो पीवी सेल फोटोवोल्टाइक सिद्धांत के आधार पे उसे चेंज करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे आपका मान लो कि ये आपका है सोलर पैनल, ये है आपका सोलर पैनल, करेक्ट है। और ये है आपका सूर्य, ये है आपका सूर्य। तो ये सूर्य का रेडिएशन जब इस पे पड़ता है तो यहाँ पे इसको सौर ऊर्जा मिलती है। और ये सौर ऊर्जा आती कहाँ से है, ये तो बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये सौर ऊर्जा आती है नाभिकीय संलयन की क्रिया से। किस क्रिया से भाई, नाभिकीय संलयन की क्रिया से, है ना। नाभिकीय संलयन किसका होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन का क्रिया होता है जिसमें दो छोटे छोटे हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो वहां पे सौर ऊर्जा एक बनती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सोलर पैनल पे बनती है तो यहाँ तो पड़ रही है सोलर एनर्जी, यहाँ मिल रही है हमें सोलर एनर्जी, लेकिन इसके आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें, इसके आउटपुट पे मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनरेट वोल्टेज फ्रॉम सनलाइट, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम सनलाइट, यही काम होता है आपका फोटोवोल्टाइक सेल का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ये फिगर देख के ही देखो, फिर से क्वेश्चन आ गया फिगर से। ये फिगर देख के बस बताना है कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो आपको फिगर देख के तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट है ये क्या है भाई, ये है आपका सोलर पैनल, सोलर पैनल। इससे पहले जो भी आपने फिगर देखा है तो उसमें अरे मैं लिखा हूं पीवी अरे भाई देखो, सबसे पहले हम लोग सोलर सेल लेते हैं। सोलर सेल को एक साथ जब कनेक्ट करते हैं तो सोलर मॉड्यूल बनता है। सोलर मॉड्यूल को जब कई सारे सोलर मॉड्यूल को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पे हमारा सोलर अरे बनता है। और जब कई सारे सोलर अरे को हम लोग एक साथ अरेंज कर देते हैं तो वहां पे हमारा सोलर पैनल बनता है ना। तो यहाँ पे ये सोलर पैनल बना दिया, ये डिवाइस हो गए सोलर पैनल। सोलर पैनल के बाद फिर क्या लगेगा, यहाँ पे सोलर पैनल के बाद यहाँ पे लगेगा आपका एमपीपीटी। क्या लगेगा भाई, ये तो आपकी बैटरी है, ये तो है आपकी बैटरी, ठीक है। यहाँ पे होगा एक एमपीपीटी, फिर ये होगा आपका चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। और फिर इधर आपका इन्वर्टर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा केवल ये है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सोलर पैनल का बी, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, सोलर पैनल है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता क्या है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की दक्षता क्या होती है। देखो, जो आपका सोलर पैनल है ना, वो सोलर पैनल दो तरह का होता है। जो सोलर पैनल है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है, और एक होता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन। जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है, मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता उच्च होती है, ठीक है, इसकी दक्षता उच्च होती है, इसकी दक्षता निम्न होती है, ठीक है। यह थोड़ा सा महंगा होता है, यह जो है थोड़ा सा महंगा होता है, और ये सस्ता होता है। ये जो है ये सस्ता होता है। अच्छा, ये कम प्रकाश पे भी काम करता है, कम प्रकाश पर भी काम करता है। और ये कम प्रकाश पे कार्य नहीं करता है, ठीक है, कार्य नहीं करता है। ये किस कलर का होता है भाई, ये होता है आपके ब्लू कलर का, और ये होता है आपके ब्लैक कलर का,
थोड़ा सा ब्लैक, ये कलर देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा सस्पेंस है, हालांकि ये ब्लू ही है वो ब्लैक है। तो जो इतना, बस इतना समझो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में कि जो आपका मोनोक्रिस्टलाइन है, मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता उच्च होती है, और यदि आपका क्लाउडी मौसम है, मतलब कि बादल वाला मौसम है, तो बादल वाले मौसम में भी मोनोक्रिस्टलाइन वाला सोलर पैनल कार्य करता है। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन क्या है, तो पॉलीक्रिस्टलाइन वाला सोलर पैनल कार्य नहीं करता है, ठीक है। वहां पे सीधे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका मोनोक्रिस्टलाइन है वहां पे थोड़ा बहुत हमें एनर्जी या थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहती है बादल वाले मौसम में भी। यदि धूप नहीं हुआ रहेगा तो भी ये मोनोक्रिस्टलाइन वाला सोलर पैनल काम करेगा, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन नहीं काम करेगा, इसीलिए इसकी दक्षता उच्च होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसकी दक्षता उच्च होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है IMEI नंबर। इसको शॉर्ट फॉर्म में सब लोग IMEI तो नहीं कहेंगे, इसको सब लोग ऐसे जानते होंगे कि IMI नंबर ऐसे सब लोग जानते होंगे, है ना भाई। सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, इस समय तो ऐसा कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल ना। अरे जो भी पढ़ने वाले हैं सबके पास, जो पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं वो उसके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल है, चाहे जो हो, मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए। तो मोबाइल आप लोग रखिए, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल जब आप नया खरीद रहे हो तो उसमें एक नया, जब आप मोबाइल लेते हो उसी समय एक IMI नंबर दी जाती है आपको, एक पर्चे पे लिख के, या जो आप पर्चे लेते हो, रसीद जो लेते हो, उस रसीद पे IMI नंबर लिखा रहता है। उस IMI नंबर को जरूर नोट करके आप लोग रखिए कहीं, क्योंकि जब आपकी मोबाइल कभी गुम हो जाती है तो यह जो नंबर है यह एकदम यूनिक नंबर होता है, मतलब कि पूरे विश्व में केवल एक ही नंबर वो होता है। जैसे आप मान लो, मैं इंडिया की बात करता हूं, तो इंडिया में आपका एक आधार कार्ड नंबर है ना, आधार कार्ड नंबर जैसे ही डाला जाता है सर्वर पे, ये आधार वाले सर्वर पे, तो वहां पे तुरंत आपका नाम, आपका फोटो, आपका पता, आपके पिता का नाम तुरंत चला आता है। वैसे ही आपका IMI नंबर, IMI नंबर ये आप एथोराइज नहीं है चेक करने के लिए, ये केवल और केवल पुलिस की मतलब जो आपकी पुलिस टीम है यही चेक कर सकती है। आप एथोराइज नहीं है, लेकिन उसको केवल ये नंबर मिलना चाहिए। जैसे वो नंबर मिलेगा उसे, तो वो देगा अपने जांच एजेंसी को, वो जांच एजेंसी क्या करेगी, मोबाइल को जैसे ही ये उस सर्वर पे अपना ये नंबर डालेगी IMI नंबर, तो ट्रैक करके बता देगा कि मोबाइल आपकी कहाँ ट्रेवल कर रही है या आपकी मोबाइल कहाँ है। आपका एग्जैक्ट लोकेशन एकदम पता चल जाता है IMI नंबर के थ्रू। इसलिए IMI नंबर जरूर आप लोग याद रखिए। मोबाइल चलाना अच्छी बात है, मोबाइल रखना अच्छी बात है, ये इस समय फैशन बन गया है, लेकिन आप लोग IMI नंबर भी याद रखो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगता है पैसा जुटाने में, मोबाइल खरीदने के लिए भी पैसा जुटाने में। कुछ लोग हैं, कुछ लोग के लिए तो भाई पर्याप्त पैसा है, लेकिन बहुत अभी जो इंडिया की आबादी है ना, 80% आबादी अभी भी गांव में रहती है, और गांव में रहने वाले जो भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग अभी गरीब, मतलब कि एक तरह से ये कहिए कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके घर में यदि 10 लोग हैं तो 10 लोग के हाथ में मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आ सकते, इतना कैपेबल नहीं है वो लोग। बहुत लोग तो हैं कैपेबल, लेकिन बहुत लोग कैपेबल नहीं है। तो आप जब मोबाइल रख रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी भी उसका समझ लीजिए। IMI नंबर जरूर याद रखिए आप लोग। अब देखिए IMI नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है। IMI नंबर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यह इंटरनेशनली एकदम आइडेंटिटी होता है या यूनिक होता है, केवल एक ही नंबर होता है। जैसे ये नंबर डाला जाएगा तुरंत आपके मोबाइल का विवरण पता चल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। बढ़े आगे, आगे बढ़े, चल आगे बढ़े तो देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है FDD का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDD। FDD का फुल फॉर्म देख के बताइए, तुरंत तुरंत बताइए। FDD का फुल फॉर्म तो तुरंत क्लियर हो जाएगा भाई कि FDD का फुल फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग FDD का फुल फॉर्म। FDD का फुल फॉर्म क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स या डुप्लेक्सिंग लिख लो। इसका काम क्या होता है, FDD का काम ये होता है कि भाई देखिए ये एक तरह का मेथड है, मोबाइल नेटवर्क का एक मेथड है जिसमें पेयर ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं, जिसमें पेयर ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं।
यह काम है आपके FDD का। अब कुल मिला के ये जो FDD है ना, इस FDD की सहायता से जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन मतलब कि जो आप मोबाइल में आवाज सुनते हो, ये आवाज काफी इम्प्रूव होके आती है। ठीक है, ये आवाज काफी इम्प्रूव होके आती है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMS। भाई देखो एब्रिविएशन में बोला हूं ना, एब्रिविएशन हर जगह पूछा जाएगा, तो एब्रिविएशन जरूर याद रखिए। देखिए यहाँ पे EMS का फुल फॉर्म है इनहैंस्ड मैसेज सर्विसेज, इनहैंस्ड मैसेज सर्विस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन NSS यूज्ड इन GSM आर्किटेक्चर। भाई देखिए दो तरह के आपके आर्किटेक्चर यूज किए जाते हैं, एक आपका GSM यूज किया जाता है और एक CDM है। एक GSM और एक CDM है। GSM का फुल फॉर्म लिख लो। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, है ना। ये GSM का फुल फॉर्म होता है। GSM एक तरह से ये कहिए कि वो आर्किटेक्चर है जिसमें सिम लगाए जाते हैं, जिसमें सिम लगाए जाते हैं वो आपका GSM होता है। और जो CDM होता है, CDM ऐसा आर्किटेक्चर होता है जिसमें सिम नहीं लगाया जाता है, या फिर ये कहिए केवल एक ही टाइप के सिम लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि NSS का यूज क्या है या NSS का फुल फॉर्म क्या है। तो NSS का फुल फॉर्म यहाँ पे केवल होता है नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट।